ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, हिंदी। जितना भी ऑफिशियल गवर्नमेंट जैसे वही क्वेश्चंस हैं। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई एंड कोड में। तो आज हम लेके आए हैं सिविक्स का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर फेडरलिज्म। ठीक है, तो ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है और स्कोरिंग भी, क्योंकि काफी इजी है। तो आपको क्या करना है, बस कॉपी और पेन निकाल लीजिए, प्यारे प्यारे से नोट्स बनाइए और स्टार्ट कर दीजिए इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ना। ठीक है, तो ये वन शॉट होगा और हम ये क्वेश्चन सारे वन बाय वन कवर करेंगे एक एक करके। तो क्या क्या है पहले देख लेते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म है क्या, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखेंगे, फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म। ठीक है, इसके बाद देखेंगे व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री, क्या चीजें इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं। फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरेशन देखेंगे, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, और लास्ट में देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं ये वन शॉट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फेडरलिज्म। ठीक है, तो फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ कंट्री। ठीक है, फेडरलिज्म क्या है, वो सिस्टम है जिसमें गवर्नमेंट क्या करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उसकी पावर्स किसके साथ डिवाइड होती हैं, या तो स्टेट गवर्नमेंट या जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी और यूनिट्स हैं जो पूरी कंट्री में अलग अलग जगह में रूल कर रहे हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। वो स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है, आपकी कोई भी लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, उसके बीच में पावर डिवाइड होना। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। अगर मैं जैसे एग्जांपल बताऊं आपको, तो एग्जांपल क्या है आपके, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिको और इंडिया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है फेडरेटेड नेशंस के। अच्छा, और इसको अगर डायग्राम से समझे तो देखिए, पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट या अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं ना। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट कह रहे हैं तो फेडरल गवर्नमेंट मतलब एक ही बात है। और पावर्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, ये क्या हो, ऐसे शेयर, ये शेयर्ड हो। ठीक है, क्या ये शेयर्ड है पावर्स, शेयर्ड पावर्स। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फेडरलिज्म। ठीक है, जैसे डायग्राम से ज्यादा याद रहेगा। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर्स है, जैसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट को फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसकी पावर्स और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स आपस में क्या हो, शेयर हो। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फेडरलिज्म। पावर का डिवाइड हो, शेयर हो, इसी को हम कहते हैं फेडरलिज्म। तो एक फेडरलिज्म का बेसिक मीन आपको समझ में आ गया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो अब हम आ गए हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म में। तो देखते हैं फेडरलिज्म के क्या क्या फीचर्स हैं एक एक करके। एक है हमारा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री का लिखा होना चाहिए, ड्राफ्टेड होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर होना चाहिए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कोई भी नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी होनी चाहिए। थर्ड है हमारा डिवीजन ऑफ पावर्स, जो पावर्स है वो शेयर्ड होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, इसको हम डिसेंट्रलाइजेशन भी कह सकते हैं। इसके बाद है मल्टी लेवल गवर्नमेंट पॉलिसी। मल्टी लेवल गवर्नमेंट पॉलिसी का मतलब हो गया कि किसी भी कंट्री में एक ही गवर्नमेंट रूल नहीं करेगी। ठीक है, मतलब कई सारी गवर्नमेंट्स होंगी, थ्री टायर गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडिया में थ्री टायर गवर्नमेंट है। फर्स्ट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, सेकंड हमारी स्टेट गवर्नमेंट है, थर्ड हमारी लोकल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से मल्टी लेवल गवर्नमेंट पॉलिसी होनी चाहिए। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, पूरी कंट्री को ऑब्जर्व करेगी और कंट्रोल करेगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट को करेगी, और लोकल गवर्नमेंट जो लोकल सिटीज होती हैं, टाउन्स होती हैं, उनको क्या करती है, कंट्रोल करेगी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब हो गया कि जो भी जुडिशियल बॉडी है, उसके डिसीजंस में किसी भी तरीके से कोई दूसरा इंटरफेयर ना करे, वो इंडिपेंडेंटली अपना काम करे, अपने डिसीजंस सुनाए। ठीक है, जैसे हमारे इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो जितने भी उनके सामने डिस्प्यूट्स आए हैं, चाहे वो किसी बड़े बिजनेसमैन के हों, किसी मिनिस्टर के हों, या किसी छोटे वर्कर के हों,
उसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे सेटल डाउन करना है, ये किसके हाथ में है, जुडिशरी है, और उसको अपना काम क्या करना चाहिए, इंडिपेंडेंटली करना चाहिए, कोई और उसमें इंटरफेयर ना करे, ठीक है, भले उसके पास कितनी भी, किसी सामने वाले के पास कितनी भी पावर हो, कितना भी पैसा हो, जुडिशरी क्या होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए और सुप्रीम होनी चाहिए। इसके बाद है बाई कैमरल लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर हमने क्या पढ़ा था लास्ट वीडियो में, पावर शेयरिंग में क्या होता है, लॉ मेकिंग बॉडी। तो बाई कैमरल लेजिस्लेचर का मतलब ये हो गया, जब किसी कंट्री में जो लॉ मेकिंग बॉडी यानी जो लेजिस्लेचर होता है वो दो हाउसेज में या टू बॉडीज में डिवाइड होता है, फर्दर टू बॉडीज में डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। जैसे इंडिया में दो हाउसेज में डिवाइड है, टू हाउसेज में, एक है हमारा लोकसभा, अगर मैं इंडिया की बात करूं तो क्या है, लोकसभा और सभा नहीं सभा, और एक है हमारा राज्यसभा, ठीक है। बाई कैमरल थोड़ा सा एक न्यू टर्म है, तो इसलिए इसको एग्जाम्पल में लिखिए तो आपको याद आ जाएगा कि बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम किस बारे में कह रहे थे। तो देखिए आपको एग्जाम में क्या करना है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर क्वेश्चन है, कंसेप्ट है, आ सकता है, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, तो आपको यही फीचर्स लिखने हैं, ठीक है। तो हमारे लगभग 6 फीचर्स हो गए, तो ये 5 मार्कर या 4 मार्कर बन के आ सकता है। आपको क्या करना है, बस ये कीवर्ड्स लिखने हैं और आगे एक एक दो दो लाइन में इसको एक्सप्लेन कर देना और एग्जांपल्स दे सकें तो और अच्छी बात है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, डिसेंट्रलाइजेशन या डिवीजन ऑफ पावर्स, मल्टी लेवल गवर्नमेंट पॉलिसी या मल्टी टायर गवर्नमेंट पॉलिसी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो इस तरीके से हमने फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म को भी कंप्लीट कर लिया, इसे नोट डाउन करिए और हम आगे बढ़ते हैं। बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फेडरेशन, यानी फेडरेशन के कितने बेटे हैं, तो उसके दो बेटे हैं, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। एक एक करके पढ़ते हैं। When independent states coming together on their own to form bigger unit to enjoy more autonomy, जब इंडिपेंडेंट स्टेट्स आती हैं, क्या टू और मोर इंडिपेंडेंट स्टेट्स आती हैं और क्या करती हैं, एक साथ आके एक बड़ी बिगर यूनिट बना ले ताकि उनको और ज्यादा ऑटोनॉमी मिले। मैंने लास्ट पावर शेयरिंग की वीडियो में आपको समझाया था ऑटोनॉमी क्या होती है, यानी क्या करना, अपने ही एक बड़ी सी स्टेट बना लेना और उसमें रूल करना, अपने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाना, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑटोनॉमी, यानी इसमें क्या हो रहा है, कमिंग टुगेदर, समझ में आ रहा है ना, आओ सब साथ में मिलके रहते हैं, ऐसा वाला समझ लो। अगर मैं इसे लिखूं, अगर आपको नोट्स लिखने हैं तो आप लिखो आओ साथ मिलकर रहे। ये जनरली कौन सी कंट्रीज करती हैं, वो कंट्रीज करती हैं जो छोटी छोटी कंट्रीज है, ठीक है, और उन्हें और ज्यादा स्ट्रांग होना है और ऑटोनॉमी को और ज्यादा इंजॉय करना है, वो कंट्रीज ऐसा करती हैं। तो इसके एग्जांपल्स अगर मैं कहूंगी तो कौन है, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जो मोस्टली ये वो कंट्रीज होती हैं जो कि साइज में छोटी है, पॉपुलेटेड भी कम है, ठीक है। तो वो कंट्रीज ऐसा करती हैं जहाँ पे इंडिपेंडेंट स्टेट साथ में आती है और एक बिगर यूनिट फॉर्म करती है ताकि उनको ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, है ना। अब बात करते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन जहाँ पे लार्ज कंट्री जैसे इंडिया जैसी कंट्रीज होती है जो पावर को डिवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट के बीच में, और किस लिए करती है, ताकि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके, डाइवर्सिटी हो सके, ठीक है, एडजस्ट हो सके। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे लार्ज कंट्री की जो पावर्स होती है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और उसकी नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो इसका अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो क्या है, जैसे मैंने कहा इंडिया, स्पेन, बेल्जियम, और भी होते हैं बट 3 एग्जांपल्स इनफ है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स आ रही है और साथ में मिलके एक बिगर यूनिट बना रही है। यूएसए ऐसे ही बना है, जो यूएसए वाली कंट्री है वहां पे पहले ये जितनी भी उसमें आप एरिया देख रहे हो ना, उसमें कई सारी छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स थी, टेरिटरीज कह सकते हो थी, जिन्होंने क्या किया, कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाई, ठीक है। ऐसे स्विट्जरलैंड बनाया और ऑस्ट्रेलिया बना है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ है, इनको क्या होता है एक्चुअली, इनका जो आप कह सकते हो एक्सपांशन कर लेती हैं, एक्सटेंड कर लेती हैं अपनी टेरिटरी को, जिससे क्या होता है
कि ऑटोनॉमस बन जाती हैं और ज्यादा ऑटोनॉमस बन जाती है। ठीक है, फिर आता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें मैंने बताया कि जो लार्ज कंट्री होती है वो अपनी पावर्स को कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स और नेशनल गवर्नमेंट में डिवाइड करती है। इंडिया जैसी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, इंडिया जैसी सॉरी कंट्री होती है, ताकि डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सके। अब इतनी ज्यादा मैंने कहा लार्ज कंट्री में, तो लार्ज कंट्री में होंगी तो डाइवर्सिटीज भी ज्यादा होंगे, तो उस डाइवर्सिटी को कह सकते हो एग्जिस्ट करवाने के लिए, ठीक है, बिना किसी प्रॉब्लम्स के हम अकोमोडेट करवाने के लिए क्या करते हैं, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बनाते हैं, जिसमें इंडिया, स्पेन, बेल्जियम के एग्जाम्पल है। तो इंडिया तो आपको समझ में आ रहा होगा काफी अच्छे से। तो ये है फेडरेशन के दो बेटे, कमिंग टुगेदर फेडरेशन और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। आपको बस एग्जाम में क्या करना है, इनकी डेफिनेशंस लिख के आनी है। अगर मैं इसका एम दिखाऊं तो ये इसका एम ये रहा, या ऑब्जेक्टिव जिसे हम कहते हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव ये रहा। ठीक है, ये भी आ सकता है कि इसका क्या मतलब है, क्या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव है, तो आप ये लिखेंगे डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करवाने के लिए, और यहाँ पे ऑटोनॉमस स्टेट को कह सकते हो एंजॉय करने के लिए यहाँ पे ये ऐसी फेडरेशन बनती है। तो यहाँ हमने टाइप्स ऑफ फेडरेशन कवर कर लिया, इसको नोट डाउन करिए। तो अब हम बात करते हैं भारत की यानी इंडिया की, जिसमें हम ये बात करेंगे कैसे इंडिया को हम एक फेडरल कंट्री कहते हैं, क्या क्या रीजंस है जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है ये 4 मार्कर 5 मार्कर में, तो उसको भी आप कर लीजिएगा, आपको यही पॉइंट डिट्टो छाप देने हैं, ठीक है, एग्जाम में। तो पहला पॉइंट ये है कि हमारी कंट्री में, इंडिया में 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है। क्या है? 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम, यानी 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम चलती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और एक हमारी स्टेट गवर्नमेंट। लेटर ऑन क्या हुआ, यहाँ पे थर्ड टायर गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस हुई, जिसे हम लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। ये रूरल एरियाज में होती है, आपको पता होगा रूरल एरियाज में होती है। ये किस फॉर्म में होती है? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की फॉर्म में। देखिए पहले 2 टायर गवर्नमेंट सिस्टम था, लेकिन लोकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी, इसलिए एक लोकल गवर्नमेंट बनाई गई, एक लोकल सिस्टम लेके आएगा जो क्या करेगी, रूरल एरियाज के लिए बनाएगी। रूरल एरियाज पे फोकस करके इस गवर्नमेंट को स्टैब्लिश किया, जहाँ पे पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज फॉर्म करी गई। तो इस तरीके से अगर हम टोटली देखें तो यहाँ पे हम 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम भी लिख सकते हैं। पहले तो आप यही पॉइंट लिखोगे एग्जाम में, उसके बाद इस पॉइंट को आप यहाँ लिखोगे नेक्स्ट में, कि लेटर ऑन 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम भी एक इंट्रोड्यूस किया गया, जिसमें हम किस पे फोकस कर रहे थे, रूरल एरियाज पे फोकस कर रहे थे, और इनके डेवलपमेंट के लिए करा जा रहा था। और क्या फॉर्म करी गई उसके लिए? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज को फॉर्म करा। इसके बाद आता है सेकंड जो पॉइंट है इसका, कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड द पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट विद इन द 3 लिस्ट। ये 3 लिस्ट के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में पावर को डिवाइड किया है। तो पहली है यूनियन लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है, यानी यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में बात हो गई। जो नेशनल इंपॉर्टेंस होती है, जो सब्जेक्ट्स या जो मैटर्स नेशनली इंपॉर्टेंट है, वो किसके हाथ में होंगे? हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होंगे। ठीक है, तो वो सारे सब्जेक्ट्स, सारे मैटर्स किसके हैं? यूनियन लिस्ट में आते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए हो गया हमारा डिफेंस, हेल्थ, जैसे कि अभी कोरोना आया था, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें क्या ले रही थी? डिसीजंस ले रही थी। इसके बाद आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस है। अब आप कहिए यहाँ पे लोकल लिस्ट तो है नहीं, क्योंकि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब लोकल टायर सिस्टम यानी लोकल गवर्नमेंट नहीं थी, इसलिए स्टेट लिस्ट ही बनाई गई। बट स्टिल इसमें स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस दोनों आ जाता है। तो इसमें क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं आपका? इसमें हो सकता है आपका सैनिटेशन, है ना, जरूरी नहीं है हर जगह सैनिटेशन खराब हो या हर जगह अच्छा हो, है ना, ये स्टेट और लोकल एरियाज पे डिपेंड करता है, लोकेलिटीज पे डिपेंड करता है। तो ये डिसीजन तो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट ले लेगी। इसके बाद आपकी हो गई मान लीजिए और ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, या और पार्क वार्क बनवाने, कंस्ट्रक्शन करवानी है, कोई बिल्डिंग बनवानी है, कोई मंदिर बनवाना है, कोई टूरिस्ट प्लेस बनवाना है, ठीक है, उस स्टेट में, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कौन डिसीजन लेगा? स्टेट गवर्नमेंट लेगी। इसके बाद आता है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होती है जिसमें जो पावर्स है, यानी वो कॉमन इंटरेस्ट है, वो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो दोनों ही गवर्नमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियंस, मैरिज, अडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है, ये सारे मैटर्स हैं जो कॉमन है दोनों गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, तो दोनों गवर्नमेंट इस पे क्या ले सकती है? डिसीजन ले सकती है मिलके। अब आता है रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। नाम से समझ में आ रहा है रेजिडुअरी। अब जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं,
जो किसी भी लिस्ट में नहीं आ रहे हैं, उनका मालिक कौन बन गया है? रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो मैटर्स होते हैं, ये टाइम के साथ, पैसेज ऑफ टाइम के साथ अराइज होते हैं। जैसे हमारे डिमोनेटाइजेशन आया था, ठीक है, और आपका देखिए जैसे कोविड आया, और ऐसी बहुत सारी चीजें, ई कॉमर्स आ रहा है, कंप्यूटर आ रहा है, जो चीजें पहले नहीं थी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय पे, जो भी सब्जेक्ट्स नहीं थे, जो अब नए नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, वो जो सारे ऑप्शंस हैं, वो सारे जो सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो सब किस में आते हैं? हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में। तो आप क्या लिखोगे? दो सब्जेक्ट्स आर नॉट मेंशन्ड इन एनी अबव ऑफ लिस्ट एंड अराइज विद पैसेज ऑफ टाइम आर कॉल्ड रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स। ठीक है, इसमें एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? कंप्यूटर, इसके बाद लिख सकते हैं ऑनलाइन बैंकिंग, ई कॉमर्स, और भी ऐसी बहुत चीजें जो हमारे रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में आती है। ठीक है, फिर आता है हमारा फोर्थ पॉइंट, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बोथ फॉर बोथ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड इन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक चीज रह गई, इन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है, ये स्पेसिफाई करा गया है कि हर जो दोनों गवर्नमेंट है, उनके सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ होंगे, उनको फंड्स कहाँ से मिलेंगे, उनका जो क्या कहते हैं, पूरी गवर्नमेंट जो कंट्री को रेगुलेट करने के लिए जो सोर्सेस चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, वो रोज सोर्सेस क्या है, कौन डिसाइड करता है? वो कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है, उसमें ऑलरेडी ये क्लियरली स्पेसिफाइड है। फिफ्थ पॉइंट है, डिफरेंट टायर्स हैव सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। अब जो डिफरेंट टायर्स हैं, सबके लिए अलग अलग जजमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए अलग कोई क्या कहते हैं, जुडिशियल सिस्टम चलेगा, स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग चलेगा, और आपकी जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लिए अलग चलेगा। ठीक है, तो डिफरेंट टायर्स हैव सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन। ठीक है, और जो होता है आप उसको अनाउंस कर सकते हैं। इसके बाद है सेपरेट फॉर्म्स ऑफ इलेक्शंस आर डन फॉर इलेक्टिंग डिफरेंट टायर्स। अब अलग अलग तरह के इलेक्शंस होते हैं, एक जैसे इलेक्शन में सबको नहीं घुसा दिया, एक ही रेस में सारे नहीं घुमा दिए। ये क्या करते हैं? सेपरेट फॉर्म्स ऑफ इलेक्शन। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जनरल इलेक्शन होते हैं हमारे, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। इसके बाद आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए, यानी सीएम जो चीफ मिनिस्टर होता है, उसके लिए अलग इलेक्शन किए जाते हैं। एंड देन जो पंचायत के लिए और म्यूनिसिपैलिटीज के लिए जो इलेक्शंस होते हैं, वो अलग होते हैं, अलग तरीके से होते हैं। तो जो इलेक्टिंग बोर्ड इलेक्शन जो होता है, वो भी कैसा है? अलग अलग फॉर्म्स में होता है। तो इन 6 से 7 रीजन, और भी कई सारे रीजन है, लेकिन ये मेन रीजन है जिनकी वजह से इंडिया यानी भारत क्या है? एक फेडरल कंट्री बनता है। ठीक है, यहाँ पे हमें राइट टू वोट है, और बहुत सारी ऐसी चीजें, सीधी बताऊं, डेमोक्रेसी कनेक्ट है। जहाँ पे भी जो कंट्री डेमोक्रेटिक है, वहां पे उसके पीछे पीछे फेडरलिज्म आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेडरलिज्म और डेमोक्रेटिक के जो फीचर्स है वो काफी सिमिलर हैं। तो इंडिया ऑलरेडी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो उसके पीछे फेडरलिज्म अपने आप ही आ जाएगा। फेडरलिज्म की फीचर्स और डेमोक्रेटिक के फीचर्स सिमिलर हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी क्वेश्चन कवर कर लिया। आपको बस एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। फिर जो ये सेकंड पॉइंट है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे मिस मत करिएगा, इसको आप यहाँ लिखिएगा। फिर आप ये कॉन्स्टिट्यूशन वाला दे दिया, लिस्ट लिखिएगा, लिस्ट को अच्छे से और डिफाइन करके लिखिएगा। ठीक है, मैंने तो थोड़ा सा नोट्स के लिए, अच्छे से क्रिस्प नोट्स के लिए मैंने क्या, इसको थोड़ा शॉर्ट में लिखे, आप इसको और डिफाइन करिएगा, एग्जाम्पल दीजिएगा, सब्जेक्ट्स 2 से 3 सब्जेक्ट्स बताइएगा, मैटर्स बताइएगा, कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह में भी। ठीक है, रेजिडुअरी सब्जेक्ट्स में भी मैंने लिख दिया। इसके बाद ये जो पॉइंट है और डिफरेंट टायर्स, ये सारे पॉइंट्स आपको क्या लिखने हैं? थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखने हैं, 1 से 2 लाइन में। और अब हम स्टार्ट करते हैं काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, फेडरलिज्म कैसे अप्लाई किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो उसके कुछ पॉइंट्स हम कवर कर लेते हैं, और आपको मैंने जैसे पहले भी बताया, आपको क्या लिखना है? हेडिंग लिखनी है, और उसके कुछ 3 4 पॉइंट्स 5 पॉइंट जो भी है उन्हें लिख देना है एज इट इज। तो लिंग्विस्टिक स्टेट क्या है? देखिए, लिंग्विस्टिक स्टेट वो होती है जब हम कल्चर के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को फॉर्म करते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ था 1947 में, यानी इंडिपेंडेंस से पहले, आजादी से पहले के बाद जितनी भी ओल्ड स्टेट्स थी, उनको 1947 के बाद क्या किया गया? 1947 में क्या किया गया? उनकी बाउंड्रीज को चेंज किया गया। ठीक है, और नई स्टेट्स बनाई गई। मान लीजिए अगर कोई यूपी है, मान लीजिए हमारा यूपी इस एरिया तक, यहाँ तक था। ठीक है, उसको क्या किया गया? कम किया गया।
ठीक है, कम किया गया तो उसको क्या बना दिया, लैंग्वेज या कल्चर के बेसिस पे यहाँ तक कर दिया। या मान लीजिए कोई दूसरी, ये हो गई हमारी स्टेट वन, मान लीजिए कोई स्टेट टू है, वो आपकी कम थी, ठीक है, और उसे क्या किया गया, बढ़ाया गया। स्टेट टू से क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है, इनकी बाउंड्रीज को इंक्रीज किया गया। ऐसा किया गया था कब, 1947 में। अभी किस बेसिस पे किया गया था, दो बेसिस पे किया जाता है। मैंने बताया जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स डिवाइड होती है, बनती है, पहला क्या है लैंग्वेज के बेसिस पे और दूसरा कल्चर के बेसिस पे। तो इस तरीके से क्या हुई, नई स्टेट्स फॉर्म हुई। अब लैंग्वेज पॉलिसी क्या है, आ जाता है कि पॉइंट्स लिखिए लैंग्वेज पॉलिसी के, क्या थी लैंग्वेज पॉलिसी। तो चार पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए पहला क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी लैंग्वेज को अभी तक नेशनल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज नहीं किया है। अभी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी लैंग्वेज क्या है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है, नई नई हिंदी थी, तो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी, हिंदी थी। जितना भी ऑफिशियल वर्क होता था गवर्नमेंट का, जितना भी काम होता था, किस में होता था, हिंदी में होता था। इसके बाद जब इंग्लिश का ट्रेंड आ गया तो इंग्लिश को भी क्या लेने लग गए, एज अ ऑफिशियल वर्क की तरह यूज करने लगा। मतलब इंग्लिश भी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज होने लग गई। तो हिंदी और इंग्लिश क्या हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। और जो बाकी की 21 लैंग्वेजेस हैं उनको शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इसके बाद जो पॉइंट है, इसके बाद भी मतलब इतना ऑफिशियल लैंग्वेज सब करने के बाद भी क्या हुआ, स्टेट्स क्या करती थी, अपनी खुद की ही लैंग्वेज, अपनी ही स्टेट की जो भी लैंग्वेज होती थी उसी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना के उस पर काम करती थी। उसमें उनके सारे ऑफिशियल वर्क होते थे, यानी स्टेट्स की खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती थी। ठीक है, मान लीजिए मलयालम चल रही है, ठीक है, तो मलयालम में काम होगा। मलयालम मान लो यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज या शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन कोई स्टेट है उसके अंदर मलयालम की मेजोरिटी ज्यादा है, वहां पे मलयालम लोग ज्यादा बोलते हैं या ऐसा कुछ है, तो वहां पे मलयालम क्या हो गई, ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। तो इस तरीके से क्या होने की, स्टेट्स अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करती थी। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट, सेंटर स्टेट रिलेशंस। देखिए फेडरलिज्म हमने पढ़ा था कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर शेयर होना, डिवाइड होना। एक्चुअली फेडरलिज्म यही था, हमने पढ़ा था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को डिवाइड करके, पावर्स को शेयर करके फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है उसे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, उसे और ज्यादा बेस उसका क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, 1990 में क्या हुआ था, 1990 के बाद से क्या होने लग गया, एक एरा आ गया कोलिशन गवर्नमेंट का। कोलिशन गवर्नमेंट यानी गठबंधन की सरकार। काफी रीजनल पार्टीज आती थी और क्या करने लगती थी, आपस में एलायंस कर लेती थी, गठबंधन की सरकार बना लेती थी। तो ये बहुत मतलब कह सकते हो इतनी ज्यादा उस समय कोलिशन गवर्नमेंट्स बनी थी, इसको एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट भी बोलने लग गए 1990 के बाद के समय को। इसमें क्या हुआ, इससे क्या हुआ, देखिए पावर शेयरिंग का एक नया कंसेप्ट, एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला कि पावर्स इस तरीके से भी शेयर हो सकती है। क्योंकि क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर देती थी, स्टेट गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से क्या कर देती थी, डिसमिस कर देती थी, है ना। तो वो जो कह सकते हो स्टेट गवर्नमेंट का एक मिस पॉइंट था, कह सकते हो, वो क्या हुआ, खत्म हो गया, है ना। स्टेट गवर्नमेंट को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई और सेंट्रल गवर्नमेंट अब नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्टली डिसमिस नहीं कर सकता था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये जो कोलिशन गवर्नमेंट का कंसेप्ट है, ये जो एरा था, इसको सपोर्ट किया था। ठीक है, ऐसे जजमेंट्स दिए थे जिसकी वजह से कोलिशन गवर्नमेंट का जो ट्रेंड था काफी सपोर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ जाता है, देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट स्ट्रेंथन द फेडरलिज्म। कमेंट या डिस्कस, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको क्या करना है, इस पे इसको थोड़ा सा और ब्रॉड करके लिख देना है, एक्सप्लेन करके कि क्या हुआ आफ्टर 1990 कोलिशन गवर्नमेंट का ट्रेंड चलने लग गया, एरा आ गया, क्या करने लगे, उसमें काफी रीजनल पार्टीज आपस में आके एलायंस करने लग गई, गठबंधन करने लग गई। ठीक है, जिससे क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
वो जो उसके पास एक कह सकते हो सुपीरियरिटी थी, है ना, पावर्स थी, क्या करती थी वो डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट को बिना किसी डेमोक्रेटिक मैनर के क्या कर दी थी, डिसमिस कर सकती थी। वो चीज खत्म हो गई और इससे हमें पावर शेयरिंग का एक नया ट्रेंड देखने को मिला, काफी रिस्पेक्टफुल ट्रेंड, जिससे जो स्टेट गवर्नमेंट की ऑटोनॉमी है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके अच्छे वर्ड्स में लिखना है। आपको यहाँ पे आराम से 2 से 3 नंबर का अगर एक क्वेश्चन होगा, आपको आराम से फुल नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। तो फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है डिसेंट्रलाइजेशन। फिर से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, मतलब अब मैम आप एक एक इम्पोर्टेंट कह के सारा ही आपने इम्पोर्टेंट बता दिया है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, मतलब पूरा ही चैप्टर इम्पोर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में वन शॉट में मैंने क्या लिखे थे, यहाँ पे 5 से 6 क्वेश्चन लिखे थे, याद होगा। वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट ही हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन है, वही आएगा। तो मैं यहाँ पे जो इतनी मेहनत कर रही हूँ ना, लिख लिख के क्यों कर रही हूँ, मैं आपको बोल के भी समझा सकती हूँ, एनसीईआरटी बगल में चला के स्क्रीन स्टार्ट करके और मैं उसको एक एक लाइन रीड करके समझा सकती हूँ। बट एनसीईआरटी में क्या है, सब बिल्कुल मिक्स में लिखा हुआ है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सब मिक्स में करके लिख दिया, पॉइंट्स ही नहीं समझ में आ रहे, कहाँ से क्या पॉइंट स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से कौन सा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं। इसलिए मैंने सबको बिल्कुल अलग अलग करके लिखा है। अच्छा, ये डिसेंट्रलाइजेशन है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसे करके, ताकि आप क्या करो, एग्जाम में कुछ भी आता है तो आप उसके पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सको। तो इस चीज को यूटिलाइज करो। ठीक है, आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आपको ऐसे ही बनाने हैं। इनको आप बस क्या कर सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट मैंने सब लिख दिया है इसमें। अगर आप थोड़ा सा और अच्छे से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर्स को, वो कर लो। थोड़ा और एक्सप्लेन कर सकते हो तो कर सक लो। ये एक लाइन में बहुत छोटा पॉइंट लग रहा है, इसको थोड़ा सा और बढ़ा के लिख दो। ठीक है, ऐसे करना होता है, ऐसे नंबर मिलते हैं, है ना। ऐसे बस एनसीईआरटी पढ़ने से नहीं होगा, सोशल तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि एनसीईआरटी में सब कुछ बिल्कुल मिक्स लिखा होता है, काफी कॉम्प्लेक्स हो जाता है उसको याद रखना, समझना। इसलिए मैं यहाँ पे इतनी मेहनत करती हूँ कि पहले सारे पॉइंट्स लिखती हूँ, पूरा कंसेप्ट लिखती हूँ, ताकि आप देखो तो आपको वो याद रहे, है ना। विजुअल्स आपके, विजुअली आप लर्न करो, रिकॉल हो आपको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो क्या है, डिविजन ऑफ पावर्स। अब देखिए, कई सारी चीजें हैं, कई सारी टर्म्स हैं जो सिविक्स में यूज होती है, पॉलिटिकल साइंस में कई सारी ऐसी टर्म्स हैं जो यूज होती हैं, जो हमें शायद उसकी डेफिनेशन हम रिकॉल ना कर पाए एग्जाम में। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आप क्या करिए, जितनी भी टर्म्स हैं उनको, उनके कुछ एक दो कीवर्ड यानी कह सकते हो एक फ्रेज में आप याद कर लो। जैसे मैंने डिसेंट्रलाइजेशन को क्या बोल दिया, डिवीजन ऑफ पावर्स, है ना। आपने कोalition गवर्नमेंट को क्या बोल दिया, एलियंस ऑफ स्मॉल रीजनल पार्टीज। ऐसे करके आप मतलब 2-3 कीवर्ड्स यूज करके उसको पूरा समराइज कर लीजिए, याद कर लीजिए, आपको आसानी से रिकॉल हो जाएगा। बस एक बार जब रिकॉल हो गया तो डेफिनेशन अपने आप ही याद आ जाएगी, अपने आप उसको आप लिख दोगे। तो ये कंसेप्ट अपनाइए इस फंडे को। ठीक है, अब हम समझते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। मैंने कहा डिवीजन ऑफ पावर्स। ठीक है, तो पावर शेयरिंग क्या था, क्या हमने कुछ अलग पढ़ा था, नहीं। पावर शेयरिंग में और डिसेंट्रलाइजेशन में फर्क है चाचा, देखो कैसे है। पावर शेयरिंग में हमने एक चीज पढ़ी थी, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग। कुछ बच्चे तो कह रहे होंगे कहाँ हमने इस चैप्टर में पावर शेयरिंग का पढ़ दिया। अरे बुद्धू, इस चैप्टर में नहीं है, सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। मैंने इस चैनल पे पढ़ाया है उसे, उसका एक वन शॉट इसी की तरह उसका भी एक वन शॉट है ऑलरेडी अपलोडेड है, उसको आप जाके देखिए। अच्छे से मैंने पावर शेयरिंग को एक्सप्लेन किया, एक वन शॉट में उसको क्रिस्प तरीके से मैंने पूरा कंसाइज वे में कवर किया है। ठीक है, मतलब कंसाइज भी कह सकते हो, डिटेल भी कह सकते हो, कुछ भी छोड़ा नहीं है उसमें। वहां जाके आप पावर शेयरिंग को क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो। तो मैंने उसमें पढ़ाया था हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पावर शेयरिंग। देखिए हॉरिजॉन्टल का मतलब, देखिए वर्टिकल क्या होता है ऐसे, और हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है ऐसे। ठीक है, ये हो गया हमारी वर्टिकल, ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल हमको क्या दिख रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ, है ना। तो जब पावर्स या नीचे वाली अथॉरिटी जो लोअर अथॉरिटी है, क्या वो हायर अथॉरिटी को पावर्स दे सकती है, नहीं दे सकती। इसका मतलब हमेशा जो इसमें पावर्स होती हैं वो कैसे आती है, हायर टू लोअर। ठीक है, तो ये हो गई वर्टिकल पावर शेयरिंग, जब हायर अथॉरिटी से लोअर अथॉरिटी के पास पावर जाती है। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में मतलब जो यहाँ वाले अथॉरिटी नंबर 1 और अथॉरिटी नंबर 2 है जो, ये इक्वल होते हैं। ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, इनकी पावर्स उनकी पावर्स क्या होती है, इक्वल होती है ना। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब जो डिसेंट्रलाइजेशन है इसमें होती है हमारी वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या होती है, वर्टिकल पावर शेयरिंग।
हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग इसमें नहीं होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है डिसेंट्रलाइजेशन में, हायर अथॉरिटी से पावर्स लोअर अथॉरिटी के पास आती है। अगर मैं गवर्नमेंट के केस में कहूँ तो स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से जो पावर्स हैं किसके पास जा रही है, लोकल गवर्नमेंट के पास जा रही है, इसीलिए हम इसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल रहे हैं। और हमने ये डिसेंट्रलाइजेशन का टर्म मतलब ऐसा है, अगर टर्म इसका बोले डिवीजन ऑफ पावर फ्रॉम हायर अथॉरिटी टू लोअर अथॉरिटी, लेकिन इंडिया के कंसेप्ट में पढ़ रहे हैं तो हमें ये लिखना पड़ेगा द पावर्स फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। अब आता है सेकंड पॉइंट क्या है, 1992 से जो पहले जो 1992 से पहले जो लोकल बॉडीज है उनकी हालत काफी खराब थी, उन पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, स्टेट गवर्नमेंट इनको बिल्कुल इग्नोर कर रही थी, उनके कोई रेगुलर इलेक्शंस नहीं होते थे, उनके रिसोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ये सब कोई भी चीज डिसाइडेड नहीं थी, उनके पास कोई ऐसे डिसाइडेड पावर्स नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस ऐसे ही था उनका। तो ये लोकल बॉडीज की हालत थी। लेकिन 1992 के बाद क्या हुआ, थर्ड टायर गवर्नमेंट सिस्टम को क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। क्यों किया गया, ताकि जो ये फेडरलिज्म का कंसेप्ट है ये और ज्यादा इफेक्टिव हो जाए और पावरफुल हो जाए। तो क्या क्या इसमें स्टेप्स लिए गए, पहला स्टेप क्या है कि रेगुलर इलेक्शंस हो गए, इस चीज को मैंडेटरी कर दिया, रेगुलर इलेक्शंस होंगे इस चीज को मैंडेटरी कर दिया। दूसरा, एससीज एसटीज और ओबीसी के लिए सीट्स रिजर्व कर दी, ऑफकोर्स रिजर्वेशन आ गया। यहाँ पे एक बहुत अच्छी चीज क्या करी, 1/3 जो सीट्स थी वो किसके लिए रिजर्व कर दी, वुमेन के लिए रिजर्व कर दी। तो आपको ये आ गया कंसेप्ट, रिजर्वेशन का पॉइंट हो गया, किसका पॉइंट हो गया, रिजर्वेशन का, ये हमें ध्यान देना है, ये रिजर्वेशन का पॉइंट है। इसके बाद है इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन को बनाया गया हर स्टेट में। अभी इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन क्या है, पढ़ाई लिखाई वाला इंस्टीट्यूशन नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, क्या है वो, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये क्या करेगा, इलेक्शंस करवाएगा, है ना। ये कौन सा कमीशन है, इन लोगों का ग्रुप है ये, जो क्या करेगा, इलेक्शंस को कंडक्ट करवाएगा हर स्टेट में। तो एक इस इंस्टीट्यूशन को या ऑर्गेनाइजेशन को इंट्रोड्यूस किया गया। इसके बाद जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट है वो क्या करेंगी, लोकल बॉडीज के साथ रेवेन्यू भी शेयर करेंगी और कुछ पावर्स भी शेयर करेंगी। अगर मैं यहाँ पे सम ना लिखूं इसका मतलब क्या हो गया, सारी की सारी पावर शेयर करनी, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ पावर जो लोकल बॉडीज को रिक्वायर्ड है वो पावर्स कौन शेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट शेयर करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो क्या हुई, इन्फ्लुएंस हुई, एक्सप्लोर हुई और आगे जाके उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, ठीक है, ताकि वो आगे बढ़े। तो लोकल गवर्नमेंट जिसे हम 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, वो 2 टाइप में डिवाइड हुई, रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम क्या पढ़ेंगे, लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इन दोनों के टाइप, ये जो टाइप्स है ये हम पढ़ेंगे, तो इसे नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया में सिर्फ इतना ही लिखना है। तो अब बिल्कुल हम चैप्टर के एंड पे आ गए हैं, थोड़ा खुश हो जाइए। देखिए लोकल गवर्नमेंट अभी हमने पढ़ा था कि कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर्स को डिवाइड करती है, किसके साथ, लोकल गवर्नमेंट के साथ करती है ना, कुछ पावर्स लोकल गवर्नमेंट को देती है ताकि लोकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं, ठीक है, लोकल बॉडीज भी क्या करें, ग्रो करें। और इससे क्या होता है, जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो और ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है, पावरफुल हो जाता है। तो जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो रूरल एरियाज में जो होती है उसे रूरल लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, और जो अर्बन एरियाज में होती है उसे अर्बन लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। रूरल एरियाज में क्या है, क्या सीन है देख लीजिए, रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम पंचायती राज भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, पंचायती राज भी कहते हैं। इसके बाद ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत क्या है, एक विलेज की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, क्या है, विलेज की क्या है, डिसीजन मेकिंग बॉडी। देखा होगा गांव में क्या होते हैं, पंचायत होती है ना, उसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसे हम पंचायत कहते हैं। और वो क्या कर लेती है, जितने भी इश्यूज होते हैं गांव में, जितने भी इश्यूज होते हैं, जो भी चर्चाएं होती हैं, जो भी डिसीजन लेने होते हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन कौन लेता है, ग्राम पंचायत लेती है। अब देखिए जब अलग, ये तो एक गांव के लिए ग्राम पंचायत बन गई, अब ऐसे कई सारे गांव हों उनकी पंचायत को मिला के अगर हम एक ग्रुप बना दें, उसे हम कहते हैं पंचायत समिति। समझ में आया, मैंने क्या किया, कई सारी पंचायत ली, कई सारे गांव की पंचायत को मिला के क्या बना दिया, ग्रुप बना दिया, जिसे हम क्या कह रहे हैं, पंचायत समिति कह रहे हैं। अब इसी तरीके से, अच्छा इस पंचायत समिति को और क्या बोलते हैं, ब्लॉक और मंडल भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए जैसे मैंने पंचायत को मिला के पंचायत समिति बनाई है, वैसे अगर मैं अलग अलग पंचायत समिति को मिला के क्या बनाऊं, क्या बना सकती हूँ मैं, एक ग्रुप बनाऊं जिसे मैं क्या बोलूं, जिला परिषद, ठीक है। देखिए अगर इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझना है, देखिए हमारे यहाँ
पास ये ग्राम पंचायत 1, ग्राम पंचायत 2, है ना, ग्राम पंचायत 3, ग्राम पंचायत 4, ग्राम पंचायत 5, ग्राम पंचायत 6, ग्राम पंचायत 7 इन सोनू और भी आगे। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायत से थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो देखिए, मान लीजिए मैं ऐसे सोच रही हूँ कि 3-3 पंचायत मिला के क्या बन रही है, पंचायत समिति मिल रही है। क्या बन रही है, पंचायत समिति बन रही है। तो एक पंचायत समिति ये हो गई, ठीक है, एक पंचायत समिति यहाँ बन गई, और ऐसे ही 3 आगे भी चलेगा, एक पंचायत समिति यहाँ बन गई। अब ऐसे सारी, एक डिस्ट्रिक्ट है उसकी अलग अलग पंचायत हैं, उसकी अलग अलग पंचायत समिति है, इनको मिला के हमने क्या बना दिया है, जिला परिषद बना दिया है। एक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला परिषद होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अलग अलग गांव है, उसमें ग्राम पंचायत बनी है, कई सारी ग्राम पंचायत को मिला के पंचायत समिति बन रही है। ठीक है, जैसे हम मंडल कहते हैं ना, इस मंडल के गांव में उनकी पंचायत, वो पंचायत समिति हो जाएगा। फिर हम जब अलग अलग पंचायत समिति मिलाएंगे, एक डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पंचायत समिति है उसे मिला के क्या बन जाता है, जिला परिषद, जिसे हम मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है वो फॉर्म होता है। अर्बन लोकल गवर्नमेंट पे क्या है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है ये तो। जो लार्जर अर्बन एरियाज है, जो काफी डेवलप्ड है, ठीक है, या काफी बड़े एरिया हैं, अर्बन एरियाज हैं, उसमें होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होती है। और जो स्मॉलर अर्बन एरियाज है, वहां पे क्या होते हैं, म्युनिसिपलिटीज होती हैं। तो क्या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और म्युनिसिपलिटीज अलग अलग होती है? जी नहीं, ज्यादा फर्क नहीं होता, होते एक तरह से दोनों ही नगर निगम है। ठीक है, लेकिन बस इसमें क्या है, ऑफ कोर्स लार्जर अर्बन एरियाज की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होती हैं, इनके पास जो रेवेन्यू होता है वो ज्यादा मिलता है, इनको फंडिंग ज्यादा दी जाती है, और इनके पास पावर्स भी ज्यादा होती हैं, जबकि म्युनिसिपलिटीज में ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, स्मॉलर अर्बन एरियाज है तो फंड्स भी उस हिसाब से कम होते हैं और पावर्स भी कम होती हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया हमारा रूरल लोकल गवर्नमेंट और अर्बन लोकल गवर्नमेंट। यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड होता है। ठीक है, तो हमारा ये जो फेडरलिज्म का चैप्टर है, इसको भी हमने कंप्लीट कर लिया इस वन शॉट में। तो बस आपको क्या करना है, मैंने जैसे हर वीडियो में कहती हूँ आपको क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। नोट्स नहीं बनाए तो नोट्स बनाइए, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मदद करेंगे आपके बोर्ड्स में रिवाइज करने के लिए। इसके बाद आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रिवाइज करना है। और मैं जैसे कहा है मैंने कि क्वेश्चन सीरीज भी आएगी। ठीक है, हर चैप्टर के हम जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन्हें लेंगे। तो आपको क्या करना है, नोट्स पढ़ के रेडी हो जाना है, कभी भी क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर हम क्वेश्चंस भी करेंगे। तो इस तरह से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्जाम की। ठीक है, तो यहीं पर हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।